भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और ये मनुवादी विचारधारा कट्टरपन पर आधारित है। हमारे देश को पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, लेबनान से, सीरिया से, इराक से सबक लेना चाहिए। वो देश तबाह हो गए। उसी तरह भारत को तबाही के रास्ते पर ये मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग लेके जा रहे हैं। वहां पे राज्यसभा सांसद आरजेडी से मनोज झा जी वो बता रहे थे कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो आजकल भर्ती हो रहे हैं, उनसे पूछा गया प्रिंसिपल के द्वारा तुम क्लास लेने क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ाने के लिए? तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहता है मैंने इतना पैसा पढ़ाने के लिए थोड़ी ना दिया है। तो पैसे देके या फिर आरएसएस के अप्रोच से भर्ती हो रहे तो काबिल लोग तो हो नहीं रहे। मेरिट की बात करने वाले लोग कहाँ हैं? यही कर दी कि हमारे बच्चों से पढ़ाई छीन जाए, क्योंकि उनको ये दर्द पैदा हो गया जो हजारों साल से हमारे गुलाम थे, उनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को लगभग 2500 साल की गुलामी तोड़कर आजाद दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का न केवल सपना दिखाने वाले बल्कि उसको साकार कर दिखाने वाले माननीय कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले जी, माता रमाबाई जी और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमोधाय। साथियों, ये जो यूनिवर्सिटीज के अंदर केवल इतना नहीं हो रहा है जितना आप यहां सुन के जा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा खराब हो रहा है। यूथ कहां से निकलता है? यूथ यूनिवर्सिटीज से निकलता है। और देश की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं आपको बता दूं केवल आरएसएस के लोगों की भर्ती हो रही है। ऊपर से लिस्ट आती है। अगर केवल आरएसएस की मानसिकता वाले, मनुवादी मानसिकता वाले लोग पूरे देश के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन जाएंगे तो जहां यूथ में विचारधारा डाली जाती है दिमाग के अंदर, जब वहां जातिवादी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, पाखंडवाद, अंधविश्वास पर आधारित जो विचारधारा उनके दिमाग के अंदर इन प्रोफेसर्स के द्वारा, जो आरएसएस के द्वारा चुने जा रहे हैं, जब वो डाली जाएगी तो किस तरह के युवा पैदा होंगे। पूरी नस्ल खराब होने वाली है, पूरा देश बर्बाद होने वाला है, क्योंकि हमारा देश कट्टरपन की तरफ बढ़ चला है। और ये मनुवादी विचारधारा कट्टरपन पर आधारित है। हमारे देश को पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, लेबनान से, सीरिया से, इराक से सबक लेना चाहिए। वो देश तबाह हो गए। उसी तरह भारत को तबाही के रास्ते पर ये मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग लेके जा रहे हैं। इससे बचाने की जिम्मेदारी कोई दूसरा नहीं निभाएगा, कोई राजनेता नहीं निभाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पैसा बनाया उनके पीछे ईडी, इनकम टैक्स लगा दी जाती है। तो या तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले या फिर जेल जाने को तैयार रहे। तो वो लोग तो गुलाम हो गए। वो लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे नहीं। इस लड़ाई को कोई अगर लड़ सकता है तो कट्टर सच्चा अम्बेडकरवादी लड़ सकता है। फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाला आदमी लड़ सकता है। मुझे मेरे कुछ प्रोफेसर दोस्त बता रहे थे कि ये जो यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरव्यू होते हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें जो लोग इंटरव्यू बोर्ड में 5-6 लोग बैठते हैं, उनको 5000 रुपया एक इंटरव्यू बोर्ड में बैठने के लिए मिलता है और 2000 रुपए के आसपास उन्हें टीए मिलता है आने जाने का, 7000 रुपया। और 5-6 लोगों को जितना पैसा मिलता है, जितना उस मीटिंग में खर्च होता है, सारा जोड़ लिया जाए तो एक इंटरव्यू बोर्ड पर 1 लाख के आसपास खर्च हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं देश के शिक्षा मंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, और मैं पूछना चाहता हूं देश के सारे वाइस चांसलर से, और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के वाइस चांसलर योगेश सिंह से, ये नोटंकी किस लिए? अगर आपको किसको चुनना, पहले ही उसको
इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले मेंबर्स को लिस्ट मिल जाती है कि आपने इन लोगों को चुनना है, तो फिर इंटरव्यू बोर्ड में आप लाखों रुपया समाज का, जनता का, देश का क्यों खर्च कर रहे हो? ये तो धोखा है। आप पूरे देश के साथ धोखा कर रहे हो। और अभी मुझे बताया, कल हम लोग उधर थे, YMCA में एक प्रोग्राम था, वहां पे राज्यसभा सांसद आरजेडी से मनोज झा जी वो बता रहे थे कि ये जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो आजकल भर्ती हो रहे हैं, उनसे पूछा गया प्रिंसिपल के द्वारा, तुम क्लास लेने क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ाने के लिए? तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहता है, मैंने इतना पैसा पढ़ाने के लिए थोड़ी ना दिया है। तो पैसे दे के या फिर RSS की अप्रोच से भर्ती हो रहे, तो काबिल लोग तो हो नहीं रहे। मेरिट की बात करने वाले लोग कहां है? जो लोग देश में मेरिट की बात करते हैं, वो भी मेरिट भी एक धोखा है। ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा। एक और कॉलेज की घटना पता लगी, वो नया नया असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, पैसे देके लगे या फिर RSS की अप्रोच से लगे। क्लास में पढ़ाने गए तो उनके हाथ पैर फूल के बेहोश होकर गिर गए। ये सच्ची घटना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं और इतनी काबिल PhD किए हुए ब्रिलियंट एक असिस्टेंट प्रोफेसर को धोखे से झूठा एक आरोप लगा के निकाल दिया। अरे ये झूठे आरोप लगाना बंद करो, सीधा कहो ना तुम्हें अम्बेडकरवादी पसंद नहीं, तुम्हें फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पसंद नहीं है। लेकिन साथियों, हम हार क्यों रहे? हार के कारण को समझना जरूरी है, पूरे देश में जाके समझाना जरूरी है। हार का कारण यह है कि अब तो आंकड़े सामने आ ही गए, जैसे राहुल बता रहे थे, 12% लोग पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे काबिज है। 12% लोग देश के पूरे शासन पे काबिज है। 12% लोग देश के पूरे व्यापार पे काबिज है। 12% लोग पूरे देश की भूमि पे काबिज है। 12% लोग पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पे काबिज है, जिन प्राकृतिक संसाधनों से लाखों अरब रुपया पैदा होता है। क्योंकि ये जल, जंगल, जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग जमीन के मालिक क्यों हैं? हमारे समाज के लोग मालिक क्यों नहीं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन अगर इनकी जीत हो रही है तो इसलिए हो रही है कि इसके लिए हमारे समाज के ही लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि जहां भी कहीं समाज की सभा होती है, पूरे देश में मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र और उसके आगे तो परिवर्तन दिखता है, वहां सभाओं में महिलाएं दिखती हैं। लेकिन महाराष्ट्र से जैसे ही ऊपर उत्तर दिशा में आते हैं तो हमारी सभाओं में पुरुष ही पुरुष आते हैं। कोई कोई महिला गिनती की आती है। जहां अपने समाज के हकाधिकार पर चर्चा करते हैं, अपने उत्पीड़न पर चर्चा करते हैं, उत्पीड़न के कारण पर चर्चा करते हैं, कारण के निवारण पर चर्चा करते हैं, उस चर्चा में पुरुष भाग लेते हैं। पुरुष बोल रहा है, पुरुष सुन रहा है, अपने घर चले गए। बच्चों में संस्कार मां देती है। हम इन सभाओं में अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को लेकर शामिल नहीं होते। पूरे देश में जहां भी जाता हूं, रिटायर्ड लोगों की फौज खड़ी हो गई है, नई नौकरियां लग नहीं रही है। इस साजिशकर्ता लोगों ने क्या किया आपको पता भी नहीं चला। इन्होंने हमारी गर्दन घोट दी है और बड़े धीरे धीरे, जैसे वो करते हैं ना, रेतते हैं गला, तो ऐसे धीरे धीरे रेता कि हमारा गर्दन भी कट गई, हमें पता भी ना चला। इन लोगों ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया, हमारे लोगों से एजुकेशन छिन गई है। 12वीं पढ़ के कोई बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और हायर एजुकेशन में, खासतौर पर प्रोफेशनल कोर्सेज में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जुडिशरी, लॉ, PR, मैनेजमेंट, वहां तो एडमिशन, पहली बात तो एडमिशन लेने के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, 3-4 लाख रुपया कोचिंग में खर्च करना पड़ेगा। और कोचिंग लेके अगर बच्चा बहुत मेहनती है, उसने काबिल है, पास भी कर लिया, अब उसको एडमिशन ऑफर हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको एडमिशन हो रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, उसको एडमिशन ऑफर हो रहा है IIM के अंदर। आपको पता है IIM की फीस कितनी है? 2 साल की MBA की फीस 50 लाख रुपया खर्च होता है। 50 लाख। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर 5 साल की लॉ करने के लिए 20 लाख रुपया खर्च होता है। ये वो खर्च है जिसके बिना कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2.5 लाख तो लॉ के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर 2.5 लाख तो केवल फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए
एक साल में कम से कम 3.5 लाख रुपया चाहिए, लॉ करने के लिए भी, इंजीनियरिंग करने के लिए भी, मेडिकल के लिए भी। तो 5 साल का कोर्स, 4.5 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स, अगर उसका पूरा जोड़ लो, यानी कि आपको 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपया तो चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ के लिए। और अगर IIM से MBA करोगे तो 50 लाख चाहिए। मैंने पूरा स्टडी किया हुआ, पूरा मैंने सर्वे किया इस पे। SC ST के 99% लोगों की पूरे परिवार की इनकम आज 3,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच है। 99% की। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से सरकारी नौकरी में आ गए या किसी ने अपना कोई व्यापार कर लिया। तो 1% हो सकता है अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा ले, लेकिन 99% SC ST और अति पिछड़े वर्ग के और 95% माइनॉरिटी के ये लाखों रुपए का खर्चा अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का उठा नहीं सकते। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो इन्होंने यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज कर दिया, A ग्रेड यूनिवर्सिटी, B ग्रेड, C ग्रेड। A ग्रेड यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा खर्चा सब माँ बाप को उठाना पड़ेगा बच्चे की पढ़ाई का। B ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा उठाना पड़ेगा, और C ग्रेड थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो होंगी उसके अंदर भी 25% खर्चा बच्चे के माँ बाप को उठाना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि हमारे बच्चों से पढ़ाई छिन जाए, क्योंकि उनको ये दर्द पैदा हो गया जो हजारों साल से हमारे गुलाम थे, उनके पास बोलने की ताकत कहां से आ गई। तो उन्हें समझ आया कि मनुस्मृति में इनके पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, व्यापार करने पर बंदिश थी, संपत्ति रखने पर बंदिश थी, मानव अधिकार पर बंदिश थी। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाकर मनुस्मृति को खत्म कर दिया। क्योंकि 25 दिसंबर जो कल आने वाला है, मनुस्मृति दहन दिवस, हम इसको सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस भी बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दहन करके एक नया इतिहास पैदा किया। उनको पता लग गया कि जब से डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान भारत में लागू हुआ है, तब से इनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जान गए हैं, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को जान गए हैं, पढ़ लिख कर नौकरी माने लगे हैं। और पढ़ने से ज्ञान आया, नौकरी से घर में पैसा आया। जब ज्ञान और पैसा दोनों मिल गया तो बोलने की ताकत आ गई। तो उनके पेट में दर्द हो गया कि जो लोग हमारे गांव के अंदर घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, हम उनके घर चले जाए तो तुरंत खाट से खड़े हो जाया करते थे। जो हमारे घर के सामने से कभी घोड़ी से बारात नहीं निकाल सकते थे, आज वो अफसर बन के हमारे सर पे बैठ गए हैं। आपको याद होगा पिछले यूपी के चुनाव में बीजेपी की एक विधायिका वो भाषण दे रही थी, शायद बुलंदशहर अलीगढ़ का है, वो कह रही थी कि पैर की जूती सर पे आ गई। तो ये लोग वैसे भी हमें पैर की जूती मानते हैं। अभी आपने वो मिस्टर बिंद्रा, उसका वो सुना होगा 2 दिन पहले, वो कह रहा है कि ये इंटेलेक्चुअल क्लास तो ब्राह्मण में पैदा होती है। ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो राजपाट चलाए, वैसे मतलब जो व्यापार करे, और बाकी जो लोग हैं उनमें इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हो सकते। यानी शूद्रों में, अछूतों में, उनके हिसाब से, उनकी मानसिकता के हिसाब से शूद्रों और अछूतों के अंदर दिमाग नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हो सकते, वो व्यापारी नहीं बन सकते, वो अच्छे शासक नहीं बन सकते। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुकाबले का इंटेलेक्चुअल भारत के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया के अंदर भी गिने चुने लोग हैं। और अगर शासक की बात करें तो महान सम्राट उसको याद कीजिए, वो हमारे बहुजन समाज से थे। सम्राट तो बहुत लोग होंगे, लेकिन महान सम्राट तो एक ही है। तो हम पे राज चलाना भी आता है। और ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल देखना चाहिए तो नजदीक का देख लो, कुमारी बहन मायावती जी को लोग याद करते हैं उनके शासन के लिए। हम शासन करना जानते हैं। हमारे इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने सारे जजेज हैं। आपको याद होगा, हमारे वकील साहब को पता होगा, रामास्वामी जी जज हुआ करते थे, उन्होंने रिकॉर्ड जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए, उनके मुकाबले किसी ने जजमेंट नहीं दिए। के.जी. बालाकृष्णन आए, उसके बाद आज हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं। तो हमारे जज तो इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। और मैं भी जब मंत्री बना, मैं आपको बताता हूँ ऐतिहासिक स्कीम मैंने भी बनाई। पूरे देश के अंदर आप देखते हैं हर साल सीवर के अंदर लोग मर जाया करते हैं। एक तरफ हम जब चंद्रयान भेज रहे हैं, मंगलयान भेज रहे हैं, और सीवर के अंदर हमारे समाज के लोग जान गंवा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि आदमी सीवर के अंदर ना जाए? शर्म नहीं आती आपको? हमने स्कीम बनाई, दिल्ली के अंदर हमने वो स्कीम बनाई और अपने लोगों को उसका मालिक बनाया। आज मशीनों से सफाई हो रही है, तो क्या बाकी सरकारें नहीं कर सकती? तो राहुल जी खड़े हो गए, मुझे लगता है इशारा कि मैं छोटा कर दूं, तो मैं छोटा ही कर देता हूं। कोई बात नहीं, अपना समाज हम तो रोज बोलते रहते हैं। बहरहाल बस एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी हार का कारण यह है
कि वो 12% लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में पढ़ा रहे हैं। उनके लोग आपको धार्मिक जुलूसों में तलवार लहराते नजर नहीं आएंगे। उनके लोग जितने भी आरएसएस जितना हुड़दंग मचाती है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, उसमें उनके बच्चे नजर नहीं आएंगे, ना उनके नेताओं के आएंगे, ना उनके अफसरों के आएंगे, ना उन पंडितों के आएंगे जो करोड़ों रुपए मंदिरों से कमा रहे हैं। उनके बच्चे उन जुलूसों में नहीं जाते। अगर कावड़ लेने जाते हैं तो बहुजन समाज के लोग जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़े जाते हैं, आदिवासी जाते हैं। अगर इनके धार्मिक जुलूसों में तलवार लहराई जाते तो उसके अंदर जो लोग जाते कभी उनको देख लेना, वो मेरे बहुजन समाज के लोग होते हैं। आपने देखा कभी हमारे लोगों को उत्पीड़न हो, जैसे आज बहन हमारी बेटियां, मैं तो बेटी कहता हूं, ऋतु के साथ हो रहा है, ऐसे हमारे अनेकों लोगों के साथ हो रहा है। आपने कभी देखा है बहुजन समाज के लोगों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ कभी आज तक आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कभी बोली है? कोई प्रदर्शन किया है? आपने देखो साक्षी मलिक ने रोते हुए निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बजरंग पूनिया ने वो पद्मश्री अवार्ड वहां रख दिया प्रधानमंत्री के वहां जाके बाहर, और ये लोग चुप है, पूरे देश के लोग चुप है। क्योंकि मीडिया बोल तो रहे लोग, ये मीडिया जो बीजेपी का प्रवक्ता बनकर वो दिखाता नहीं है, वरना पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के अंदर आग लगी है। तो मैं अपने लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में अपने बच्चों को मत जाने दो। अपने बच्चों को कावड़ लेने मत जाने दो। कहीं भी कोई कथावाचक आए, कोई जागरण हो, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन बेटियों को उसमें मत जाने दो, वरना वो जो सीख के आएंगे वही संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे। यही हमारे उत्पीड़न का कारण है। इसीलिए हमारी लड़ाई और ज्यादा थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगती है। इसीलिए लड़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम ही लोग अपनी विचारधारा को छोड़कर उनकी विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। और दूसरे में अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, याद रखना, ये लड़ाई विचारधारा की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी लाठी गोली की बात नहीं की, औजार हथियार नहीं उठाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले अपने विचार के दम पे, अपने आर्गुमेंट से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से इन लोगों को धराशायी किया है, हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ा है। इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे, मैं जानता हूं। बस अब किसी भी तरीके से एक हो जाओ और ऐसे नेताओं के चेहरे से नकाब उतार दो जो समाज के मुद्दों पर सड़क पर नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जय।